वेलकम टू द डीप डाइव। आज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक कह सकते हैं काफी दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं, डोमेन ड्रिवन डिजाइन, या जिसे हम शॉर्ट में डीडीडी कहते हैं। हाँ, और हमारी जो आज की चर्चा है उसका आधार है डेविड लैरीबी का माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर प्रकाशित एक लेख, बेस्ट प्रैक्टिस एंड इंट्रोडक्शन टू डोमेन ड्रिवन डिजाइन। तो सवाल उठता है कि ये डीडीडी आखिर है क्या। देखिए, ये असल में कुछ सिद्धांतों और पैटर्न्स का कलेक्शन है। जी, ये डेवलपर्स को कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक संभालने वाले शानदार ऑब्जेक्ट सिस्टम्स बनाने में मदद करता है। बिल्कुल। और अगर सही से करें तो बिजनेस की जो असलियत है और जो कोड हम लिखते हैं उसके बीच का फासला काफी कम हो जाता है। सही। आप इसे एरिक एवंस की जो बहुत फेमस किताब है, डोमेन ड्रिवन डिजाइन, टैकलिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन द हार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, उसका एक समझे आसान परिचय मान सकते हैं। हाँ, एक तरह से इंट्रोडक्शन। आज हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है डीडीडी के कोर कॉन्सेप्ट्स और डिजाइन पैटर्न्स को समझना। और इसे समझने के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी मैनेजमेंट जैसे एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस डोमेन का उदाहरण लेंगे। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। चलिए। अच्छा, शुरुआत एक फिलोसॉफिकल आइडिया से करते हैं। आपको प्लेटो की गुफा वाली कहानी याद है? एलिगोरी ऑफ द केव। हाँ, बिल्कुल। प्लेटो ने कहा था कि हम जो देखते हैं वो असलियत की बस परछाइयां हैं, असली फॉर्म की नहीं। एग्जैक्टली। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर डीडीडी में भी कुछ ऐसा ही है। हमारा जो कोड है वो कभी भी एकदम परफेक्ट आदर्श मॉडल नहीं होता। सही। वो उस आदर्श मॉडल की एक परछाई या कह सकते हैं अभिव्यक्ति होता है जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और डीडीडी हमें लगातार उस आदर्श के करीब पहुंचने में मदद करता है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात ये है, आई थिंक, कि ये मॉडल कहीं बाहर नहीं बनता, ये कोड के अंदर ही इवॉल्व होता है, समय के साथ बेहतर होता जाता है। अच्छा। डीडीडी भारी भरकम डॉक्यूमेंटेशन या सिर्फ डायग्राम्स पर टिके रहने के बजाय इस बात पर जोर देता है कि डोमेन की समझ सीधे कोड में झलकनी चाहिए। एरिक एवंस इसे कहते हैं क्रंचिंग नॉलेज इनटू मॉडल्स, मतलब ज्ञान को निचोड़कर मॉडल में ढालना। वाह। इसका फायदा ये है कि जब आप बिजनेस के बारे में कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखते हैं तो आपको ठीक-ठीक पता होता है कि कोड में कहाँ जाकर बदलाव करना है। मॉडल और कोड एक साथ चलते हैं, ये बात तो समझ आई, पर असल दिक्कत तो तब आती है जब डेवलपर्स को नॉन कोडर्स, मतलब बिजनेस एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर रिक्वायरमेंट समझनी होती हैं। हाँ, वो तो है। अक्सर यूजर स्टोरीज लिखी तो जाती हैं, पर वो थोड़ी वेग हो सकती हैं। जैसे लेख में इंश्योरेंस का उदाहरण है। एक अंडरराइटर के तौर पर मुझे पॉलिसी पर अप्रूवल कंट्रोल चाहिए ताकि मैं सेफ एक्सपोजर्स अप्रूव कर सकूं और रिस्की वाले रिजेक्ट कर सकूं। अब सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर इसमें कई बारीकियां छुपी हो सकती हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और यहीं पर डीडीडी का पहला और शायद सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट काम आता है, यूबिक्विटस लैंग्वेज। यूबिक्विटस लैंग्वेज यानी सर्वव्यापी भाषा। हाँ, सर्वव्यापी भाषा। ये कोई नई भाषा इजाद करना नहीं है, ये बस वो वोकैबुलरी है जो डोमेन एक्सपर्ट्स जैसे वो इंश्योरेंस अंडरराइटर अपने काम में रोज इस्तेमाल करते हैं। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड शब्द हो सकते हैं या कंपनी के अंदर इस्तेमाल होने वाले खास टर्म्स। तो मतलब डेवलपर्स को ये भाषा सीखनी होगी? सिर्फ सीखनी ही नहीं, बल्कि इसे अपनाना होगा पूरी तरह से। अच्छा। न सिर्फ एक्सपर्ट से बात करते समय बल्कि अपने कोड में भी। क्लास के नाम, मेथड्स के नाम, वेरिएबल्स, सब कुछ इस यूबिक्विटर लैंग्वेज में होना चाहिए। हो, मतलब अगर अंडरराइटर एक्सपोजर रिस्क असेसमेंट कहता है तो कोड में भी एसेस एक्सपोजर रिस्क जैसा कुछ दिखना चाहिए। एग्जैक्टली, न कि कैलकुलेट रिस्क फैक्टर जैसा कोई जेनेरिक टेक्निकल टर्म। ओके, इसका फायदा क्या है? मतलब टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल करने में क्या बुराई है? सबसे बड़ा फायदा है कम्युनिकेशन गैप का कम होना। बिजनेस वालों की भाषा और डेवलपर्स की भाषा अलग अलग नहीं रहती, इससे गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। सही बात है। दूसरा, फोकस टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें से हटकर बिजनेस वैल्यू पर आ जाता है, क्या हासिल करना है। राइट। बिल्कुल, जब कोड बिजनेस की भाषा बोलता है तो उसे समझना, मेंटेन करना और बदलना सब आसान हो जाता है। ये सीधे तौर पर बिजनेस गोल से जुड़ जाता है। ओके, ये यूबिक्विटस लैंग्वेज वाली बात तो काफी पावरफुल लगती है, लेकिन बड़े सिस्टम्स में तो बहुत सारे अलग अलग हिस्से होते हैं। हाँ, होते हैं। इंश्योरेंस वाले उदाहरण में ही कोटिंग, पॉलिसी वर्कफ्लो, ऑडिटिंग, बिलिंग, अंडरराइटिंग, ये सब हैं। क्या इन सब के लिए एक ही भाषा होगी? और इन सब को एक साथ कैसे मैनेज करें,
वरना तो जैसा आपने कहा सब खिचड़ी बन जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसी खिचड़ी से बचने के लिए डीडीडी हमें अगला कॉन्सेप्ट देता है, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट्स। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट्स। हाँ, बड़े एंटरप्राइज सिस्टम्स में जिम्मेदारी के कई अलग-अलग क्षेत्र होते हैं, है ना? डीडी कहता है कि हमें सिस्टम को इन तार्किक क्षेत्रों या बाउंड्रीज में बांट देना चाहिए। हर बाउंड्री के अंदर का हिस्सा एक बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। एक मिनट, इसका मतलब जैसे इंश्योरेंस सिस्टम में पॉलिसी वर्कफ्लो एक बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट हो सकता है और बिलिंग दूसरा। हाँ, बिल्कुल सही समझा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही शब्द का मतलब अलग-अलग बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अलग हो सकता है। अच्छा, कैसे? जैसे पॉलिसी शब्द, पॉलिसी वर्कफ्लो कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब शायद उसकी लाइफ साइकिल, स्टेटस, एंडोर्समेंट्स वगैरह से ज्यादा जुड़ा हो। वहीं बिलिंग कॉन्टेक्स्ट में पॉलिसी का मतलब शायद प्रीमियम अमाउंट, पेमेंट स्केड्यूल, बिलिंग एड्रेस से ज्यादा रेलेवेंट हो। अच्छा, तो मतलब एक ही पॉलिसी क्लास बनाकर हर जगह इस्तेमाल करना ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं। ऐसा करना सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यानी कि एक क्लास पर कई अलग-अलग जिम्मेदारियां डाल देना का उल्लंघन होगा। हर बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का अपना एक मॉडल होता है जो उस कॉन्टेक्स्ट की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। ओके। इससे चीजें साफ रहती हैं। एक कॉन्टेक्स्ट में किए गए बदलावों का असर दूसरे कॉन्टेक्स्ट पर बेवजह नहीं पड़ता। इसी को कहते हैं लूज कपलिंग। और लेख में कॉन्टेक्स्ट मैप का जिक्र है, फिगर 1 में, वो क्या है? कॉन्टेक्स्ट मैप, हाँ, ये इन बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट्स और उनके बीच के जो रिश्ते हैं उनको विजुअलाइज करने का एक तरीका है। कौन सा कॉन्टेक्स्ट किस दूसरे कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर है, उनके बीच डेटा कैसे फ्लो होता है, क्या कोई शेयर्ड मॉडल है, ये सब कॉन्टेक्स्ट मैप से साफ हो जाता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल डायग्राम नहीं है, बल्कि ये बड़े आर्किटेक्चरल और बिजनेस फैसले लेने में मदद करता है। जैसे किस कॉन्टेक्स्ट पर कौन सी टीम काम करेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी, और सबसे जरूरी, कहाँ हमें अपना सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। आपने कहा कि एक ही शब्द का मतलब अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग हो सकता है। हाँ। तो क्या हर बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट की अपनी यूबिक्विटस लैंग्वेज होती है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी नुआंस है। हर बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट की अपनी स्पेसिफिक यूबिक्विटस लैंग्वेज होती है। हो सकता है ऑडिटिंग सबसिस्टम में पॉलिसी का मतलब और उससे जुड़ी शब्दावली कोर वर्कफ्लो वाले कॉन्टेक्स्ट से थोड़ी अलग हो, भले ही वे दोनों एक ही असल दुनिया की पॉलिसी को रेफर कर रहे हों। कॉन्टेक्स्ट के अंदर भाषा में प्रिसिजन मतलब सटीकता बहुत जरूरी है। समझ गया। अच्छा, ये बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का आइडिया सिर्फ बिजनेस फंक्शंस को अलग करने के लिए है या इसका कोई और इस्तेमाल भी है, मतलब आर्किटेक्चरल लेवल पर? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट सिर्फ फंक्शनल एरियाज के लिए ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चरल जरूरतों के लिए भी बहुत काम के हैं। जैसे ट्रांजैक्शनल कॉन्टेक्स्ट का मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, बिजनेस लॉजिक पर फोकस करेगा। रिपोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट का मॉडल रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होगा, शायद अलग तरह से नॉर्मलाइज्ड हो। और इनके बीच डेटा कैसे सिंक होगा फिर? उसके लिए आप मैसेजिंग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लेख में माइक्रोसॉफ्ट मैसेज क्यू का जिक्र है। ट्रांजैक्शनल मॉडल से डेटा अपडेट्स पब्लिश किए जा सकते हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट सब्सक्राइब करके अपने ऑप्टिमाइज्ड डेटा स्टोर में इंटीग्रेट कर लेगा। ओके। इससे ट्रांजैक्शनल सिस्टम पर रिपोर्टिंग क्वेरीज का बोझ नहीं पड़ता और दोनों अपने अपने काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और एंटी करप्शन लेयर का भी जिक्र है, ये क्या चीज है? एंटी करप्शन लेयर, हाँ, ये एक और शक्तिशाली डीडी पैटर्न है। सोचिए, आपका डोमेन मॉडल एकदम साफ सुथरा है, अपनी यूबिक्विटस लैंग्वेज बोलता है। अब आपको इसे किसी बाहरी सिस्टम से इंटीग्रेट करना हो सकता है, कोई पुराना लेगेसी सिस्टम हो या कोई थर्ड पार्टी सर्विस या फिर डेटाबेस ही क्यों ना हो। इन बाहरी सिस्टम्स की अपनी अलग भाषा, अपने अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे एसक्यूएल क्वेरीज या लेगेसी सिस्टम के अजीबोगरीब डेटा फॉर्मेट्स। हाँ, होते हैं। ACL एक तरह का ट्रांसलेटर या गेटकीपर है जो इन बाहरी अशुद्ध कॉन्सेप्ट्स को आपके साफ सुथरे डोमेन मॉडल में घुसने से रोकता है। तो ये मॉडल को बाहरी डिपेंडेंसी से बचाता है, उसे क्लीन रखता है? बिल्कुल, ये मॉडल को क्लीन रखता है और बाहरी सिस्टम्स में होने वाले बदलावों से उसे इंसुलेट करता है, बचाता है। एक्चुअली रिपोजिटरीज जिन पर हम बाद में आएंगे वो भी एक तरह की एंटी करप्शन लेयर ही हैं। अच्छा। वो डेटाबेस के डिटेल्स को डोमेन मॉडल से छिपा कर रखती हैं। माइकल फेदर्स ने वर्किंग इफेक्टिवली विद लेगेसी कोड में सीम्स का जिक्र किया है,
ACLs ऐसी ही सीम्स या दरारें बनाने में मदद करते हैं जहां से आप लेगेसी सिस्टम्स को धीरे धीरे बदलना या उनसे इंटीग्रेट करना शुरू कर सकते हैं बिना अपने कोर मॉडल को गंदा किए। वाह, ये तो काफी यूजफुल है। ठीक है, तो हमने सिस्टम को बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट में बांटा, यूबिक्विटस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ACL से बाहरी गंदगी को दूर रखा। लेकिन इतने सारे कॉन्टेक्स्ट में हमें अपना सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? क्या सारे कॉन्टेक्स्ट बराबर महत्वपूर्ण है? ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सवाल है और DDDs का भी जवाब देता है। देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए उसके सॉफ्टवेयर के कुछ हिस्से दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये वो हिस्से होते हैं जो बिजनेस को उसकी यूनिक कंपेटिटिव एज देते हैं, जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए शायद अंडरराइटिंग का प्रोसेस, जहां वो रिस्क को असेस करके प्राइसिंग तय करते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। DDD में इसी सबसे महत्वपूर्ण बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट को कोर डोमेन कहा जाता है। कोर डोमेन? हाँ, यहीं पर आपको अपना सबसे अच्छा कस्टम सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, यहीं पर सबसे ज्यादा बिजनेस वैल्यू छिपी होती है और यहीं पर आपको अपनी सबसे ज्यादा बौद्धिक पूंजी मतलब इंटेलेक्चुअल कैपिटल लगानी चाहिए, यानी आपके सबसे अनुभवी डेवलपर्स, सबसे गहरी मॉडलिंग, सबसे ज्यादा समय और एफर्ट। तो मतलब बाकी के कॉन्टेक्स्ट जैसे शायद यूजर मैनेजमेंट या लॉगिंग उतने जरूरी नहीं है कोर डोमेन के मुकाबले? जरूरी तो है, लेकिन वे शायद आपके बिजनेस को यूनिक नहीं बनाते। उन्हें सपोर्टिंग सबडोमेन्स या जेनेरिक सबडोमेन्स कहा जा सकता है। अच्छा, सपोर्टिंग सबडोमेन्स बिजनेस के लिए जरूरी तो है पर कोर नहीं, जैसे शायद रिपोर्टिंग। जेनेरिक सबडोमेन्स ऐसी समस्याएं हल करते हैं जो हर किसी को करनी पड़ती हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन। इनके लिए आप अक्सर ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशंस खरीद सकते हैं या स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गया। DD कहता है कि अपना कस्टम डेवलपमेंट एफर्ट कोर डोमेन पर फोकस करें। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अक्सर देखा जाता है कि सीनियर डेवलपर्स नई नई टेक्नोलॉजीज के पीछे भागते रहते हैं। हाँ, और DD हमें याद दिलाता है कि असली वैल्यू टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि बिजनेस डोमेन की गहरी समझ और उसे इफेक्टिवली मॉडल करने में है। वेंडर्स फ्रेमवर्क्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम उन पर भरोसा करके अपना काम आसान बना सकें, न कि फ्रेमवर्क की बारीकियों में ही उलझ कर रह जाएं। फोकस हमेशा कोर डोमेन और बिजनेस वैल्यू पर होना चाहिए। ये तो सही। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। हमने बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट की बात की। अब एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर के मॉडल को बनाने के लिए DDD हमें क्या टूल्स या पैटर्न्स देता है? लेख में एंटिटीज, वैल्यू ऑब्जेक्ट्स, एग्रीगेट रूट्स वगैरह का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। ये DDD के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कह सकते हैं। ये क्लास लेवल पैटर्न्स हैं जो हमें एक बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्ट्रक्चर करने में मदद करते हैं और अक्सर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल SRP का पालन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एंटिटीज की बात करते हैं। ये क्या है? एंटिटीज आपके डोमेन की वो चीजें हैं जिनकी एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है और एक जीवन चक्र लाइफ साइकिल होता है। जैसे कस्टमर, पॉलिसी, ऑर्डर। आप इन्हें डोमेन के नाउन्स की तरह सोच सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें सिर्फ डेटा कैरियर्स की तरह नहीं देखना चाहिए, जैसे डेटाबेस टेबल रो का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो फिर इनमें बिहेवियर भी होना चाहिए। लॉजिक जो उस एंटिटी से जुड़ा है वो उसी एंटिटी के अंदर रहना चाहिए। इसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं। पर अगर किसी बिहेवियर को करने के लिए एंटिटी को किसी बाहरी सर्विस की जरूरत हो तो, जैसे आपने पहले कहा, पॉलिसी रिन्यू करते समय ऑडिट लॉग में एंट्री करनी हो। अच्छा पॉइंट है। हाँ, सीधे एंटिटी के अंदर बाहरी सर्विस जैसे आई ऑडिट नोटिफायर की डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने से बचना चाहिए। तो क्या करें? एक तरीका है कि डिपेंडेंसी को मेथड में पास करें, जैसे policy.renew आई ऑडिट नोटिफायर। इससे डिपेंडेंसी साफ दिखती है। दूसरा विकल्प सर्विस लोकेटर पैटर्न हो सकता है, पर पहला तरीका ज्यादा एक्सप्लिसिट है, ज्यादा साफ है। कोशिश यही होनी चाहिए कि एंटिटीज मोस्टली सेल्फ कंटेन्ड रहें, आत्मनिर्भर रहें। ओके, एंटिटी समझ आया। अब वैल्यू ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ये एंटिटी से कैसे अलग हैं? वैल्यू ऑब्जेक्ट्स ऐसी चीजें हैं जो किसी चीज का वर्णन करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई अलग पहचान, आइडेंटिटी नहीं होती। उदाहरण सोचिए, एड्रेस, मनी, डेट रेंज। क्या 100 रुपए की अपनी कोई पहचान है? नहीं, ये सिर्फ एक मूल्य है। क्या दिल्ली पते की अपनी पहचान है? नहीं, ये किसी व्यक्ति या जगह का वर्णन है।
वैल्यू ऑब्जेक्ट्स एंटिटीज की प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं। और इनकी सबसे खास बात, आपने कुछ कहा था? इम्यूटेबिलिटी। इनकी सबसे खास बात है कि ये इम्यूटेबल होते हैं, यानी एक बार बन गए तो बदल नहीं सकते। बदल नहीं सकते? नहीं। अगर आपको 100 रुपए में 50 रुपए जोड़ने हैं तो आप 100 रुपए वाले ऑब्जेक्ट को बदलकर 150 रुपए नहीं बनाते, आप एक नया मनी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका मूल्य 150 रुपए है। अच्छा। इम्यूटेबिलिटी से कोड बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता है, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। C# में रीड ओनली कीवर्ड इसमें मदद करता है। और सोचिए, एक मनी क्लास जिसमें अमाउंट और करेंसी दोनों हो, सिर्फ डेसिमल टाइप इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा मतलब रखती है और गलतियों से बचाती है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एंटिटीज और वैल्यू ऑब्जेक्ट्स के बाद आता है एग्रीगेट रूट्स का कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, ये क्या है? एग्रीगेट रूट या AR असल में एक खास तरह की एंटिटी ही है, पर ये एक गेटकीपर की तरह काम करता है। गेटकीपर? हाँ, एक AR अपने से जुड़े दूसरी एंटिटीज, जिन्हें चाइल्ड एंटिटीज कहते हैं, और वैल्यू ऑब्जेक्ट्स के एक समूह, एक क्लस्टर जिसे एग्रीगेट कहते हैं, उसकी रखवाली करता है और कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। मतलब? कोई उदाहरण देंगे? हाँ, वो इंश्योरेंस पॉलिसी का उदाहरण लेते हैं। पॉलिसी एक एंटिटी है। पॉलिसी के अंदर उसकी कवरेज पीरियड्स हो सकती हैं। हर पीरियड की अपनी स्टार्ट और एंड डेट, ये वैल्यू ऑब्जेक्ट्स हुए। और शायद कुछ स्पेसिफिक कवरेज डिटेल्स, ये चाइल्ड एंटिटीज या व्यूज हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पॉलिसी एग्रीगेट रूट है। नियम यह है कि बाहर की दुनिया यानी दूसरा कोड सिर्फ एग्रीगेट रूट यानी पॉलिसी को ही सीधे एक्सेस कर सकता है और उसी का रेफरेंस रख सकता है। वो सीधे अंदर के पीरियड ऑब्जेक्ट को एक्सेस या मॉडिफाई नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? सीधे पीरियड को एक्सेस करने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि इससे आप एग्रीगेट के अंदर के रूल्स और इनवेरिएंट्स को बाईपास कर सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई नियम है कि एक पॉलिसी में ओवरलैपिंग पीरियड्स नहीं हो सकते। अगर आप सीधे पीरियड ऑब्जेक्ट को बदल सकें तो आप शायद ये नियम तोड़ दें। सारे बदलाव एग्रीगेट रूट पॉलिसी के जरिए ही होने चाहिए। जैसे आपको policy.add कवरेज पीरियड मेथड कॉल करना होगा, ना कि policy.getPeriods.add। अच्छा, समझ गया। ये एग्रीगेट को कंसिस्टेंट रखता है और चीजों को टाइटली कपल्ड होने से बचाता है। ये लॉ ऑफ डिमीटर के सिद्धांत का भी पालन करता है। ये एग्रीगेट रूट स्टेट मशीन्स की तरह भी काम करते हैं, ऐसा लेख में लिखा है फिगर 3 में। इसका क्या मतलब है? हाँ, अक्सर एग्रीगेट रूट्स किसी बिजनेस प्रोसेस की स्टेट को मैनेज करते हैं। जैसे एक पॉलिसी ड्राफ्ट स्टेट में हो सकती है, फिर एक्टिव, फिर एक्सपायर्ड या कैंसल्ड। AR के मेथड्स जैसे एक्टिवेट, कैंसल, स्टेट ट्रांजिशंस को हैंडल करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि ट्रांजिशन वैलिड है या नहीं। ओके। ये उन्हें बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट BDD और स्टेट बेस्ड टेस्टिंग के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है। आप टेस्ट कर सकते हैं कि ड्राफ्ट स्टेट में कैंसल कॉल करने पर क्या होता है, शायद एरर आए। ठीक है, एंटिटीज, व्यूज, ARS समझ आया। अब डोमेन सर्विसेज क्या हैं? ये एंटिटीज से कैसे अलग हैं? डोमेन सर्विसेज। हाँ। कभी-कभी डोमेन में कुछ ऐसे ऑपरेशंस या प्रोसेसेस होते हैं जो किसी एक एंटिटी या वैल्यू ऑब्जेक्ट पर ठीक से फिट नहीं बैठते। उनका अपना कोई स्टेट या लाइफ साइकिल नहीं होता। ये डोमेन के वर्ब्स या एक्टिविटीज होते हैं। इनके लिए डोमेन सर्विसेज बनाई जाती हैं। कोई उदाहरण? मान लीजिए 2 पॉलिसीज को मर्ज करने का प्रोसेस है। ये प्रोसेस शायद किसी एक पॉलिसी की जिम्मेदारी नहीं है ना? ये दोनों पर काम करता है और शायद कुछ बाहरी चीजों जैसे वैलिडेशन रूल्स, ऑडिट लॉग्स, इन पर भी निर्भर करता है। हाँ, ठीक है। ऐसे काम के लिए आप एक डोमेन सर्विस बना सकते हैं। डोमेन सर्विसेज आमतौर पर स्टेटलेस होती हैं, मतलब अपना कोई डेटा नहीं रखती, और कोहेसिव होती हैं, यानी एक खास काम करती हैं। इनका नाम यूबिक्विटस लैंग्वेज से आना चाहिए। इनका इस्तेमाल तब करें जब बिहेवियर किसी एक एंटिटी पर रखना नेचुरल ना लगे या उसमें कई डिपेंडेंसीज हों। अच्छा, और लेख में एप्लीकेशन सर्विसेज का भी दिख रहा है फिगर 4 में। ये डोमेन सर्विसेज से कैसे अलग हैं? हाँ, ये एक जरूरी अंतर है, इसे समझना जरूरी है। डोमेन सर्विसेज डोमेन लॉजिक का हिस्सा है। एप्लीकेशन सर्विसेज इनसे एक लेवल ऊपर एप्लीकेशन लेयर में होती हैं। एप्लीकेशन लेयर में? हाँ, एप्लीकेशन सर्विसेज बाहरी दुनिया जैसे UI या API एंड पॉइंट्स और डोमेन मॉडल के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। ये इनकमिंग रिक्वेस्ट्स लेती हैं,
जरूरी एग्रीगेट रूट्स को रिपोजिटरीज से लोड करती हैं, डोमेन सर्विसेज या एग्रीगेट रूट्स के मेथड्स को कॉल करती हैं, ट्रांजैक्शन मैनेज करती हैं और नतीजों को बाहरी दुनिया के लिए फॉर्मेट करती हैं, शायद डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स या DTOs का इस्तेमाल करके। एप्लीकेशन सर्विसेज में डोमेन लॉजिक नहीं होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन और ऑर्केस्ट्रेशन का काम करती हैं। समझ गया। डोमेन सर्विस अंदर है, एप्लीकेशन सर्विस बाहर, कोऑर्डिनेटर की तरह। बिल्कुल। और आखिर में रिपोजिटरीज। आपने पहले इनका जिक्र ACL के संदर्भ में किया था। हाँ, रिपोजिटरीज। इनका मुख्य काम है एग्रीगेट रूट्स को परसिस्टेंस मैकेनिज्म जैसे डेटाबेस से पढ़ना और लिखना। ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो डोमेन मॉडल को इस बात से बेखबर रखती है कि डेटा असल में कहाँ और कैसे स्टोर हो रहा है। SQL डेटाबेस है, NoSQL है, फाइल सिस्टम है, मॉडल को इससे मतलब नहीं। तो ये मॉडल को परसिस्टेंस कंसर्न से डीकपल करती हैं। एग्जैक्टली। आम कन्वेंशन है कि हर एग्रीगेट रूट के लिए एक रिपोजिटरी होता है, जैसे iPolicy रिपोजिटरी। ये इफेक्टिवली एक इन मेमोरी कलेक्शन की तरह दिखती हैं, भले ही पीछे डेटाबेस एक्सेस हो रहा हो। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है। बहुत से लोग कहते हैं डेटाबेस ही मॉडल है, ERD डायग्राम्स बनते हैं। DDD इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये एक आम धारणा है, पर DDD के नजरिए से ये पूरी तरह सही नहीं है। डेटा मॉडल्स जैसे ERDs वो डेटा की स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप्स तो दिखाते हैं, पर वे बिहेवियर नहीं दिखाते। अच्छा, वो ये नहीं बताते कि चीजें बदलती कैसे हैं, रूल्स क्या हैं, प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं। DDD का फोकस बिहेवियर और कोलैबोरेशन पर ज्यादा है। चीजें करती क्या हैं और कैसे मिलकर करती हैं। डेटाबेस सिर्फ स्टेट को परसिस्ट करने का एक जरिया है, वो खुद बिजनेस लॉजिक का मॉडल नहीं है। तो बिहेवियर को समझने या कम्युनिकेट करने का बेहतर तरीका क्या है फिर? सीक्वेंस डायग्राम्स बहुत मददगार हो सकते हैं, भले ही वे सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर फटाफट बनाए गए हों। वे दिखाते हैं कि किसी यूज केस को पूरा करने के लिए कौन से ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कौन किसे कॉल करता है। इससे SRP, कपलिंग, डिजाइन के बारे में सोचना आसान हो जाता है। ये फॉर्मल UML डायग्राम्स होने जरूरी नहीं, बस कम्युनिकेशन टूल है। ये सब सुनकर लगता है DDD काफी गहरा सब्जेक्ट है। अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो क्या सलाह देंगे? कहाँ से शुरू करें? हाँ, गहरा तो है। DDD में महारत हासिल करने में समय लगता है, ये सच है। इसके लिए सॉलिड प्रिंसिपल्स की अच्छी समझ, एरिक इवेंस की किताब पढ़ना और सबसे बढ़कर प्रैक्टिस की जरूरत है। क्राफ्टमैनशिप और लगातार सीखने का रवैया जरूरी है। और प्रैक्टिकल पहली स्टेप्स अगर कोई आज से शुरू करना चाहे? मेरी सलाह होगी कि शुरुआत में यूबिक्विटस लैंग्वेज को पकड़ने और बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट की पहचान करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। ये स्ट्रेटेजिक चीजें हैं। ओके। रेपोजिटरीज या वैल्यू ऑब्जेक्ट्स जैसे टैक्टिकल पैटर्न्स को एकदम परफेक्ट बनाने की चिंता बाद में करें। पहले बड़ी तस्वीर साफ होनी चाहिए। बिजनेस क्या है, उसकी भाषा क्या है और उसके मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं। कोई आखिरी सलाह, फाइनल थॉट? हमेशा बिजनेस वैल्यू के लिए डिजाइन करें। DDD या कोई भी मेथोडोलॉजी अपने आप में लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। आपकी डिजाइन चॉइसेस का मार्गदर्शन बिजनेस की जरूरतें होनी चाहिए, न कि कोई डॉगमा या किसी खास टेक्नोलॉजी का मोह। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में डोमेन ड्रिवन डिजाइन हमें कॉम्प्लेक्स बिजनेस डोमेन्स को समझने और उन्हें कोड में इफेक्टिवली मॉडल करने का तरीका देता है। हाँ, इसमें यूबिक्विटस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन गैप कम करना, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट से कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करना, कोर डोमेन पर फोकस करना और एंटिटीज, वैल्यू ऑब्जेक्ट्स, एग्रीगेट रूट्स जैसे पैटर्न्स का इस्तेमाल करके मॉडल को स्ट्रक्चर करना शामिल है। बिल्कुल। और जैसा कि सोर्स कहता है, मॉडल कोड में इवॉल्व होता है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है, और शायद सुनने वालों के लिए भी, कि डॉक्यूमेंटेशन और लगातार बदलते कोड के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये तो चैलेंज है। हाँ, कैसे सुनिश्चित करें कि मॉडल की समझ पूरी टीम में कंसिस्टेंट रहे, खासकर तब जब टीम मेंबर्स आते जाते रहते हैं। ये एक सतत चुनौती है जिस पर सोचते रहना जरूरी है। बिल्कुल सही। एक अहम सवाल छोड़ा है आपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द डीप डाइव।